अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिला आखिर हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल इस मुज़ाकराती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक शामिल हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तजवीज़ पर तश्कील दी गई है। मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खैर मकदम किया। अपने एक बयान में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान एक खुशाइंद अमल है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज साबित होंगे। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटियों की पहली मीटिंग कल होगी। ताहम सिविल नाफरमानी के हवाले से पीटीआई इतलात शेख वकास अकरम का कहना है कि कल कमेटी की मुलाकात के बाद पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी अडयाला में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। तब तक बानी पीटीआई की जानिब से दी गई सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार है। आज हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया। जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर। नाजरीन, पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने के बाद हुकूमत की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला जारी रहा। हुकूमती कमेटी की तश्कील के हवाले से इबहाम बरकरार था और क्यास आराइयां जारी थी कि हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। लेकिन 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात होंगे और 2 दिन तक हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे देगी। तो मैं समझता हूँ कि आज उसकी जो हतमी शक्ल है मुज़ाकराती टीम की, वो थोड़ी बहुत आना शुरू हो जाएगी। एंड बाय टुमारो या संडे तक हमारी मुज़ाकराती टीम जो 6-7 रुकन की होगी, इंक्लूडिंग आर एलाइज, हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों की रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंटेशन भी उसमें ज़रूर हो, ताकि एक अच्छी जो है कमेटी बने हमारी तरफ से। बैरिस्टर अकील मलिक की खबर के ऐन मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल करके मुज़ाकराती कमेटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अतात आरड़ ने आज एक बार फिर पीटीआई को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वो सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं, लेकिन सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। उन्होंने पीटीआई पर इल्जाम भी आयद किया कि पीटीआई बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स चलवा रही है। हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, मगर जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, जहां पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे। आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? जो लॉबियां इन्होंने हायर की हैं पैसे देके, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। हुकूमत और पीटीआई ने अपनी अपनी मुज़ाकराती टीमें तो तश्कील दे दी हैं, लेकिन मुज़ाकराती अमल को शुरू करने के लिए माहौल अभी तक बन नहीं पा रहा। एक तरफ अतात आरड़ पीटीआई पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब पीटीआई अभी तक सिविल नाफरमानी की बातें कर रही है। बानी पीटीआई की बहन अनीमा खान कहती हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। बातचीत करें। जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, हमें कोई इस किस्म की इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं। इसलिए कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर दूंगा। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम को मुज़ाकरात के जरिए ही ख़त्म किया जा सकता है। दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या मुज़ाकरात के लिए सियासी माहौल बन पाएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी इस्तेकाम देखने को मिलेगा या पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा नईम हैदर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। दानियाल सर, पहला सवाल आपसे करूंगी कि फाइनली हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बन गई और कल आप लोग मिल भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? देखिए जी, हम तो हमेशा सियासी इस्तेकाम की बात करते हैं। हम चीज़ों को मुफाहमत से हल करने की बात करते हैं। एंड वी वेरी होपफुल कि ये कमेटी बनकर कोई अच्छे
मुस्बत नतीजे की तरफ जाए और ऐसी चीज़ों के ऊपर ऐसे फैसले करे जो पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे गरीब को, बेरोजगार को रिलीफ मिले, जिससे पाकिस्तान के लोगों के मसले हल हो और एक ये रोज की जो सोच है, रोज का जो ड्रामा है, ये बंद हो जाए। सही हो गया। नईम सर, आपसे सवाल करूंगी कि अब देखें, अगर इन्होंने तो मुज़ाकराती कमेटी पहले आपकी तरफ से बनी, अब इनकी तरफ से कल आप लोगों की मीटिंग भी है, आप लोगों की दो कंडीशंस हैं कि जी जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कराया जाए और 26 नवंबर और 9 मई की जो तहकीकात हैं वो कराई जाएं। अगर ये इस पे नहीं मानते तो फिर क्या मुज़ाकरात को आप किस तरफ जाता देखते हैं? कोई मामला भी जब ऐसा आता है ना जिस पर आपकी दो राय होती है, तो दो राय जब भी कहीं अब आ जाती है तो कमीशन बनाया जाता है। एक तरफ डेफिनेटली उनका मौकफ, एक तरफ अवाम का मौकफ। तो मतलब आप लोग इन्हीं कंडीशंस पे हैं, इनके अलावा आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पहले आपकी ये बात मानेंगे वो? देखिए, बिल्कुल जी, खान साहब ने इन्हीं कंडीशंस के ऊपर ही कहा कि अगर बात होगी इन दोनों चीजों को लेकर होगी, और डेफिनेटली अब अगर कल इसमें पेशरफ्त होती है, कल मुलाकात होती है, बैठते हैं और बैठने के अंदर ये सारी चीज डिस्कस होती है और दूसरी तरफ से कोई रिजेक्शन आता है या कोई उधर से कोई और प्रपोजल आता है या कोई और चीज आती है या जो भी सजेशन दी जाती है कि कैसे कमीशन बनना है, उसमें उसके क्या तरीकाकार करना है या जो भी, तो उसके ऊपर ये होगा कि फिर हमने तो अपना आज एक वीडियो पैगाम जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वकास भाई, उन्होंने पार्टी की तरफ से एक बयान जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब से रसाई जो है वो हमारी कराई जाए, कल ही रसाई कराई जाए, क्योंकि जो हमारी डिस्कशन हो तो वो डेफिनेटली जो कमेटी के मेंबरान होंगे वो फिर मिलना चाहेंगे। रसाई के लिए तो सुबह 7 बजे भी दरवाजे खुल जाते हैं। जी बिल्कुल खुल जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो खुल जाते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं क्योंकि ये जरूरत है और इस अगर अमल को अगर आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव सारे जस्टिस देने होंगे। ये नहीं हो सकता ना कि आप एक तरफ जो है वो मुज़ाकराती कमेटी हो और दूसरी तरफ जो है वो कहें जी कि मुलाकात भी नहीं हो सकती या हम हमारे मुताबिक जो है वो चले, तो ऐसे फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। दानियाल साहब, आपसे सवाल करूंगी कि एक तरफ पीटीआई आपके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी एक कमेटी बना दी गई है, दूसरी तरफ से ये सिविल नाफरमानी की बात भी कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये अभी तक आपसे कंडीशंस रख रहे हैं कि जी हमारे ये मुतालबात पूरे करेंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे, और फिर सिविल नाफरमानी का एक थ्रेट भी है? जी दानियाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि सिविल नाफरमानी आज से तो नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी ये तब कर रहे थे जब ये IMF के बिल्डिंग के बाहर अपने अफवाज के मुजस्मे जला रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार के साथ आपने नेगोशिएट किया तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, बंद कर देंगे। सिविल नाफरमानी ये तब कर रहे थे जब इन लोगों को कहा कि आप पाकिस्तान में टैक्स ना जमा करें। सिविल नाफरमानी ये तब कर रहे थे जब ये टी चौक के ऊपर आके में हमला करने की कोशिश की। सिविल नाफरमानी तब कर रहे थे जब अभी ये संजानी के मुकाम पे बात करके आपने फिर हमला करने की कोशिश की। आपने सिविल नाफरमानी तब की जो आप 9 मई पे पाकिस्तान को, इदारों को आपने स्टेक लगाया। देखिए, आप फिर दोबारा करके देख लें, ठीक है ना। ये अपनी सारी जो अपनी सोचे हैं, अपनी ख्वाहिशात, उनको पूरा करने। दानियाल सर, आपको नहीं लगता कि मसले का कोई हल निकालना चाहिए? नुकसान ये किसको पहुंचाते हैं? ये नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, इस मुल्क को पहुंचा रहे हैं, इस मुल्क की मैशत और गरीब और बेरोजगार को पहुंचा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि मुफाहमत से आप बैठ के मसले हल करें कि आपको जो रिलीफ है वो भी आपको पार्लियामान से रिलीफ मिलेगा, पॉलिटिकल पार्टी से रिलीफ मिलेगा, इसको बैठ के डिस्कस करके और आगे चलाएं तो बेहतरी के साथ चीजें चलेगी और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन दानियाल सर, इस दफा थोड़ा सा डिले हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ कमेटी बनाने में? ये बेचारे तो कह रहे हैं कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, फरिश्ते हो कोई भी हो, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई डिले नहीं हुआ। हम तो जहाँ बैठे हैं चूक बेचूक और फैसला ये इनकी जमात ने किया, तो अब इनको स्पीकर साहब के पास जाना चाहिए था। उनके पास जाने के बाद उनसे कहते हैं कि कमेटी फॉर्मुलेट करें और उसके बाद स्पीकर साहब जो है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते थे और जा सकते थे। लेकिन अब तो बन गई ना, तो कल आप क्या देखते हैं कि कल क्या होगा? शाम हमें गालियां देते और हम बैठ के आपका कमेटी बना देते। नईम साहब, आपसे सवाल करती हूँ कि देखें, एक तरफ तो वो तैयार हो गए हैं, बड़ी मुश्किल बात थी, एक नज़र आ रहा था कि जी पहले आप लोग मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे थे, आप कहते थे जिनके पास पावर है हम उनसे बात करेंगे, अब वो आपके साथ बैठ गए हैं फाइनली। फिर आप सिविल नाफरमानी का भी कहते हैं, तो ये आप लोग तो थ्रेट पे थ्रेट दिए जा रहे हैं कि जी पहले हमारी ये बात माने, उसके बाद हमारी ये बात माने, फिर हम सोचेंगे।
देखें, कोई भी मामला होता है ना, कोई भी आपकी लड़ाई होती है, किसी जगह पर भी कोई झगड़ा होता है, झगड़े को हल करते हुए मुज़ाकरात होते हैं। तो मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आपको कोई मामला चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा तो मुज़ाकरात नहीं होते ना। अगर आपकी आपस में सुलह, पीटीआई, अब फॉर एग्जांपल पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान तो नहीं ये कमेटी बनी ना, वो तो एक जमात है, एक तरह से इकट्ठे इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, मजे लूट रहे हैं। तो बात ये है कि हमारा मौक़िफ़ जो है इनसे डिफरेंट है और हम कौम के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि 9 मई की पादाश में या 26 में जो हम तो कह रहे हैं कि इस कौम को इंसाफ दीजिए। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने 9 मई बनाया हुआ है। उस 9 मई की आड़ के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप एक पार्टी को उसके ऊपर क्रैकडाउन करें, उसके लीडर को जेल में डालें, उनके तमाम वर्कर को जेल में डालें, उन पर सख्तियां करें। और अगर लोग पूछें कि बताएं जी कि किस चलाई, क्यों चलाई, क्या वजह थी, क्यों सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दी जा रही, क्यों रेंजर्स के एहलकार खड़े थे, क्यों मतीउल्लाह जान को उठाया गया, क्यों लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, क्यों लोगों को जख्मी किया गया, क्या तुक बनता था कि वहां कैमरों वालों को हटा दिया गया, वहां मीडिया वालों को हटा दिया गया। तो उस सवाल को अगर ये कहेंगे कि ये इंतशारी है और इस चीज पर बैन लगा दो, इस चीज के ऊपर पर्चे दर्ज कर दो, इस चीज के ऊपर सहाफियों को उठा लो, तो हम किसी सूरत ये नहीं मानेंगे। दूसरी ये चीज है कि सिविल नाफरमानी हम नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी अगर इनसे देखें तो ज़ियाउल हक से ये शुरू है। नवाज शरीफ साहब को कौन लेकर आए थे? ज़ियाउल हक के कंधों पर बैठ के आने वाले, और फिर जिस तरह से जो है वो इक़्तिदार के अंदर कभी आ रहे हैं, कभी डील करके बाहर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जहाज पर चढ़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। इन्होंने क्या दिया सिवाय अपनी बैंक बैलेंस जायदादें बनाने के? इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हमने नहीं किया, इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि ऊपर कमीशन बनाएंगे, वो क्यों नहीं कमीशन बन सका? मॉडल टाउन के अंदर लाशें किसने बचाई? मुझे बता दें कि ये कहते थे कि पाकिस्तानी जो फौज है वो मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या फौज के हवाले से और इदारों के हवाले से बातें की। ये सिविल नाफरमानी करें या हम कर रहे हैं? आज भी अगर आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जा रहा, इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराया गया, आइन के ऊपर हमला किया गया, 26वीं तरमीम की गई, अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को डिसीजन नहीं देने दिए जा रहे हैं कि वो कौम को इंसाफ दें, अवाम का वोट अवाम को दें, तो वो सिविल नाफरमानी हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक हो गया, अगर हम सिविल ठीक हो गया। नईम सर, आपको पॉइंट आ गया। खड़ी होती दानियाल सर, ये इनके ये गिले तो हैं, एक तरह से ये बजा गिले हैं। आप लोग इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये आप पे इल्जाम लगाते हैं। इस सारे चक्कर में पाकिस्तान सफर करता है। लेकिन अभी जो वजीर इत्तलात हैं अतात आलट साहब, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तरह से इस पार्टी का एक मजाक ही उड़ाया। तो आपको लगता है कि वो सिविल नाफरमानी का थ्रेट देते हैं, दूसरी तरफ से आप लोगों की तरफ से भी एक उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो इससे तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पिस के रह जाएगी दोनों पार्टीज के हाथों? देखिए, इनसे सिविल नाफरमानी की जो बात कर रहे हैं, 9 मई मैंने तो नहीं करवाया था इनसे। मैंने तो नहीं कहा था अपने श्रोताओं के मुजस्मे जलाओ, मैंने तो नहीं कहा था इनसे कि कह के अपने श्रोताओं के खानदान के लोगों को ललकारो, ठीक है ना। हमने तो नहीं इनको कहा था कि आप जो है IMF से पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के अफवाज के और इनके मुजस्मे जलाओ। हमने तो नहीं कहा था कि पहले उसका प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है तो आप क्या नाम है उसके प्रोसेशन करो। हमने तो अब ये तमाम चीजें, ये पाकिस्तान को आइसोलेशन से गया हुआ था, चाइना से इन्होंने लड़ाई कर ली थी और इस मुल्क पूरे रीजन में आइसोलेशन में था हम, तो तब ये नाच गाना कर रहे थे। अब जो पाकिस्तान में चीजें बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट के ऊपर आ गई है, क्या नाम है जो शरह सूद है वो कम हो रहा है, तो अब इनकी सियासी मौत है, इनकी चीखें निकल रही हैं, दे हैव नो वे टू रन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं ना मानूं कि रट इन्होंने पकड़ी भी है और इनका तरीका ये है कि किसी भी बात के ऊपर ना मानो, हर बात के ऊपर, क्योंकि इनकी सियासत की जो जिंदगी है या लाइफ है या कामयाबी है वो है ये कि नफरत की बुनियाद। तो दानियाल सर, ये कब तक गिले शिकवे चलते रहेंगे? इनका कोई हल तो होना चाहिए ना। हमारा तो कोई इनके साथ गिला शिकवा नहीं है जी, हम तो इस मुल्क की खातिर सर्व कर रहे हैं, इस मुल्क के खातिर पाकिस्तान को इन बुरानों से निकाला है और इंशाल्लाह आगे भी निकालेंगे। लेकिन जो अपनी जात के मफाद के लिए और अपनी के मुझे AC फालतू मिल जाए और गोश्त की 2 रोटियां मिल जाए और फलां चीजें मिल जाए और जिम ट्रैक सूट्स मिल जाए, तो अपनी जात और मफाद की सियासत के लिए इस तरह की हरकतें दानियाल साहब, इस वक्त मुल्क में मसाइल जो है वो सबको नजर आ रहे हैं, आपको, मुझे, एक आम पाकिस्तानी को भी, लेकिन इस सारे के सारे जो सीन बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश है, कोई वो अपनी मीडिया प्रेजेंस नहीं देते, कभी वो सहाफियों से बात नहीं करते, इसका क्या रीजन है? देखिए, जो आज के मसाइल हैं, मुझे बताएं कि हम कहाँ से कहाँ आए हैं। आप एक पेशेंट था जिसकी टांग, बाजू, गर्दन, सबकी हड्डियां टूटी हुई थी, ठीक है ना, वो हिल भी नहीं सकता था। आज वो बैसाखियों के साथ चल रहा है और एक बैसाखी छोड़ दी है,
ठीक है ना। पाकिस्तान के ऊपर ये कह रहे थे कल बैंकक्रप्ट होगा या परसों होगा, कोई कहते हैं दिवालिया हो गया है, किसी ने कहा कि इसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है, पाकिस्तान में ऑफिशियली बैंकक्रप्ट हो गया है। आज वो लोग कह रहे हैं कि मईशत कम चल रही है या बेहतर चल रही है या शराय जो प्रोग्रेस है वो 4.4 है या 4.2 है या 3 है, वो इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो ट्रेड सरप्लस में बदल चुका है, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव चीजों में जा रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअल, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स देयर, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा पाकिस्तान बेहतरी की जिस राह पे लगा है, इंशाल्लाह हम इसको 2017 का एक टाइगर बनाएंगे। हम इसको इंशाल्लाह इनकी तरह यतीमों और लावारिसों की तरह नहीं छोड़ के जाएंगे, जिसके साथ ना खड़ा होने के लिए। सर दानियाल सर, जो आपने ये सब बताया इससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन आवाम तो हर वक्त रो रही होती है महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, गुर्बत तो वहीं की वहीं है। देखिए नहीं, आपकी जो महंगाई है उसकी शरह में कमी आई है, आपके बिजली के बिलों में भी दफा रिलीफ आया है। बिजली के बिल तो उसी तरह आ रहे हैं। आपकी देखिए नहीं, आपने 15 रुपए फिक्स कमर्शियल यूनिट्स का आपका प्राइस कम हो गया है। बिजली के बिल आपके कैसे आ रहे हैं? 200 पर यूनिट सार्फिन को आपको अलग रिलीफ दिया हुआ है, अपर बैंड को आपने अलग रिलीफ दिया हुआ है। IMF की झगड़ी हुई शरायत के बावजूद आपने 2 पैकेजेस दिए हुए हैं। आप उठाएं ऐसे एनालिसिस करें 3 महीने पुराना बिलों का और आज का करें। मैंने कहा ना, इट्स स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस। ये नहीं हो सकता कि आप एक दवाई से, आपको कल 102 बुखार था तो आप लेंगे और एक डोज लेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा प्रोग्रेस तो हमें एक ही नजर आई है, जो रुकने असेंबली की तनख्वाहें बढ़ी हैं और अच्छी खासी बढ़ी हैं। इट विल टेक टाइम और आपकी चीजें स्लो एंड ग्रेजुअली बेहतर होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह आप देखें, आपका डॉलर 100 रुपए की छलांग मारता था, 50 रुपए की मारता था, 40 की, कभी सुबह एक कीमत डॉलर की शाम को एक, सरिया कभी सुबह छलांग मारता था, शाम मारता था। आपकी पॉलिसी के मतलब आप कह रहे हैं ग्रेजुअली सब कुछ होगा, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो रही है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की वजह से ग्रेजुअली चीजें बेहतर होंगी। लेकिन सर जहाँ पे चीजें ग्रेजुअली हो रही हैं वहाँ पे आपके सूबाई वजीर की तनख्वाह अचानक से बढ़ गई, रुकने असेंबली की तनख्वाह अचानक से लाख से 9 लाख पर चली गई, तो यहाँ पे तो कोई हमें स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस नजर नहीं आया। यहाँ पे तो अचानक ही हाइक हुआ है। असेंबली की तनख्वाहें जो है वो 4 लाख तक गई है। जी, तो मुझे एक बात बताएं, अगर आपके जजेस की तनख्वाहें 5 सूबाई वजीर की 9 लाख हुई है सर, आपकी नहीं 4 लाख कुछ बनती है। आप आप और कमेटीज उनको ना डालें, सैलरी की बात कर रहे हैं आप, उनको 4 लाख के आप आसपास उनकी सैलरी बढ़ी है। लेकिन मैं मतलब आई वुड वांट टू से इट इज रॉन्ग, बट आई वुड नॉट, बिकॉज दे आर दोज पीए। यहाँ जो है हर कोई हमारी तरह या उनकी तरह की वो नहीं है बंदा जो जिनके अपने कारोबार हैं, चीजें हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, यहाँ पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक होता है, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपना घर चलाना नहीं होता, 20-20 दफा चक्कर लगाते हैं लाहौर के। मैं इस चीज को मतलब आप एक एंकर की देख ले तो 50,000 रुपया शो लेते हैं और ये बेचारे जो हमारी फीमेल MPs जाती है इनको 3-3 हजार रुपया अलाउंस। लेकिन सर ये कोई बहुत मिडिल क्लास घरों से तो नहीं आती। इनको 30-30 हजार रुपया अलाउंस मिलता है कमरे की रिहाइश का। ये मतलब कोई आपका मुल्क जो है, आपकी जो इदारा पूरे मुल्क को पैसे दे रहा है, वो अपनी तनख्वाहों के लिए और बाथरूमों को ठीक करने के लिए सरों के आगे हाथ फेरता रहे, तब आई वुड डिफेंड इट एट एवरी फोरम, नॉट दैट आई टेक सैलरी और आई नीड इट, बट फॉर ऑल दोज पीपल हु नीड इट एंड हु टेक इट, आई विल डिफेंड इट एट एवरी फोरम, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। और इसी तरह होता है। और ये क्या कितना ये जो आपके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, हम दोनों ठीक हो गया। दानियाल सर आपका पॉइंट आ गया। नहीं सर बताइएगा, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या होगा? देखिए ये तो अब कल मीटिंग होगी तो उसके बाद पता चल जाएगा, और खान साहब से फिर मुलाकात भी कल हमारी टीम जाएगी और करेगी और तमाम तर मौक़िफ़ जो है रखेगी अगर जो भी बात होती है। लेकिन ये जो तो सिविल नाफरमानी की बात करते हैं कि जी सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, अगर किसी बंदे की माँ यहाँ पे बीमार है और वो बाहर के मुल्क पैसे कमा रहा है तो वो कब तक अपनी माँ को पैसे नहीं भेजेगा, कब तक वो दोस्तों से उधार लेगा? देखें यहाँ पर जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है ना, इसके अगर बैकग्राउंड के अंदर देखें, जो कि एक लंबी लिस्ट मैंने तो वो पढ़ ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कि जितना जुल्म किया गया है। और ये खून चूसने वाली यही बातें जमातें जो हैं, कभी एक कभी दूसरी कभी तीसरी, जिन्होंने कभी मुल्क की फलाह नहीं की, इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए, इन्होंने दुबई लीज के अंदर इनके नाम है, मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए, तो इन्होंने तो मुल्क लूटा है। तो जो सारा सूरत हाल की गई उसमें अगर ये पैसा लूटते रहे और मुल्क को तबाह करते रहे, मुल्क का नुकसान पहुंचाते रहे, आज इनकी सूरत हाल इस तक आ चुकी है कि मुल्क के ऊपर और मुल्क के अंदर कानून रह ही को नहीं गया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पहले मरले के अंदर उन्होंने कहा है कि इसको महदूद किया जाए, उन्होंने मरला वाइज की बात बहुत की है। शुक्रिया नईम हैदर साहब आपके कीमती वक्त का, बैरिस्टर दानियाल के कीमती वक्त का। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक से वापस आएंगे और सियासी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सईद साहब, पहला सवाल आपसे करूंगी कि आपको पता ही होगा कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की जानिब से भी बना दी गई है और कल एक मीटिंग भी है। आपको लगता है कि मीटिंग ये फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि बात ये है, एक गहरा सिस्टेमिक फेलियर और क्राइसिस है। ये सारे जितने लोग हैं, ये इस एक गिरे हुए बर्बाद बीमार निजाम की निशानियां हैं। ये मसले की वजह है, मसले का हल नहीं है। डिवाइड की इस साइड भी कोई बैठा है या डिवाइड की उस साइड भी कोई बैठा है। जितना कमेंटेरियट जिसे आप कहते हैं, जो मैं अपनी बात करूंगा, किसी की बात नहीं करूंगा। हम भी मुख्तलिफ मालियाती मफादात के नुमाइंदे हैं, उनके मुलाजिम हैं। तो इसलिए जो सबसे बात मुझे मायूस कुन लगती है कि ठीक करना तो कुछ असल बात भी नहीं हो रही, उस बीमारी की शनाख्त भी नहीं हो रही। शनाख्त तो है मगर उस पर बात कोई करने को कोई तैयार नहीं है। इस मुल्क के मसाइल का नवाज शरीफ है, इमरान खान है, जरदारी साहब हैं, या इस बीमार निजाम की ये अलामतें हैं, जिस निजाम में आपका रोल मॉडल जो है वो मलिक रियाज साहब हो, या जरदारी साहब हो, या नवाज शरीफ साहब हो, या इमरान खान साहब हो, उसको तो फिर अल्लाह ही उसका हाफिज होना चाहिए ना। ठीक है। मैं ये इस दुख में हूं अपनी एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर, जब मैं ये साफत के और जिंदगी के आखिरी उसको तरफ जा रहा हूं, तो जो मुझे दुख और मेरा डिप्रेशन क्या है, ओ भाई ठीक तो करना छोड़ो, बात भी नहीं हो रही। बात क्यों हो रही है? लेकिन सर अभी फाइनली थोड़े बहुत तो मुज़ाकरात की तरफ आए ना, लाइक थोड़ा सा तो ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ था ये चला तो सही। अच्छा चलो, अब मैं आपकी साथ, मैं इस आसानी की बात, मुज़ाकरात हो गए, बाहर आ गए जी, इमरान खान से बाहर आ गए, देन व्हाट? इस मुल्क में 3.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर बैठा उसे स्कूल मिल जाएगा, या जो सेहत का जो घटिया निजाम है वो ठीक हो जाएगा? इमरान खान साहब के दौर में फरमाया करते थे, फवाद चौधरी मेरा भाई और दोस्त भी है, कि नौकरी देना हमारा काम नहीं है। अच्छा, किसका काम है? आपकी तनख्वाह बढ़ाना मेरा काम है। मेरी सांस तक पे टैक्स लगा हुआ है, मेरी जो सांस है इस पे भी आपने टैक्स लगाया हुआ है। सही। और उसके बदले मुझे आप क्या देते हैं? क्या आज हमारे डिस्कोर्स में ये बात हो रही है? तो सर ये तो 70 साल से इशू हल नहीं हुआ। कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें गई, ये यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये क्यों नहीं हल हुआ? जब जो 11-12 बिलियन डॉलर की शॉपिंग करते हैं प्रॉपर्टी की दुबई में, जब ये एट द हेम ऑफ अफेयर्स होंगे, आपके रोल मॉडल ये होंगे, और इन्हें तो तारीख के कूड़ेदान में जब तक हम नहीं फेंकते, हमें कोई जिंदगी की आसाइश नहीं मिल सकती इस मुल्क के लोगों को। जिन मुजरमों को पालते हैं सियासत के नाम पर। तो इसलिए मैं ये माफी चाहता हूँ, थोड़ा लब है तल्खिए मैं ये याम वरना फैज, हम तल्खिए कलाम पे माइल जरा न थे। दुख होता है जिंदगी में अपनी ये कहानी। मैं एक बात करके बात खत्म करता हूँ। मैं मुन्नू भाई के सराहने खड़ा था, उनके आखिरी दिन थे, तो उन्होंने एक बात कही मुझे हॉस्पिटल में, कहने यार मजा नहीं आया। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार मजा नहीं आया, एक ही वारदात सी, की फ्रॉड सी, और किना फराडियां दे असी जड़े हैं वो बने हुए थे उनके रिप्रेजेंटेटिव। सो आई एम सॉरी, आई हैव नो स्वीट ब्यूटीफुल टेल टू टेल। थैंक यू। ठीक है, ठीक हो गया। नसरुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि काजी साहब तो हमें नाउमीद नजर आ रहे हैं, मायूस भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मुज़ाकरात जो हैं ये फ्रूटफुल साबित होंगे या नहीं? देखिए, काजी साहब दो चीजों का निशानदेही कर रहे हैं। एक, काजी साहब बात कर रहे हैं आज के हालात की, दूसरा मुल्क का वो रोना जो हम 75-76 सालों से रो रहे हैं।
उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम बेहतर नहीं हो सका, अफराद हमारे पास कोई क़यादत उस तरह से मौजूद नहीं रही जो मुल्क को बड़ी बेहतरी की तरफ लेके जा सकती थी। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कोसना शुरू कर दें कि जी बस ये तो ठीक हो नहीं सकता। जो डे बाय डे मैटर्स हैं आपके, अगर मुज़ाकरात होते हैं, अगर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, अगर सियासी बेचैनी खत्म होती है तो काफ़ी हद तक कोई पेशरफ्त हो सकती है। ठीक है, कौमें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। सही है। ये नहीं होता कि अगर एक क्राइसिस में कौम फंस जाए उसके बाद सोचे कि हम चूंकि 75-76 साल से हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है, हम उसी पे रुके रहें। अब रास्ते दो हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेचैनी है, अफरा तफरी है, ये अफरा तफरी खत्म हो और अफरा तफरी के नतीजे में जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो सियासी माहौल बेहतर हो, उससे हालात बेहतर हो सकते हैं, जो बाजार नजर बाकी नहीं आता। दोनों जमातें इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई खास संजीदा नहीं है मुज़ाकरात करने के हवाले से। मेरे ख्याल में हुकूमत भी चाहती है, ठीक है उन्होंने कमेटी बना दी, हम भी कमेटी बना देते हैं, सही है, क्योंकि मुतालबात जो है वो पीटीआई के वो पूरा करना है हुकूमत के बस में नहीं है। ठीक हो गया सर। मैं रिएक्ट करना चाहता हूं। जी जी प्लीज प्लीज। एक चपड़ासी जो 2 वक्त की रोटी के लिए वारदात करता है, उसकी वारदात का हम कह के तो अगर हम उसके ऊपर बैठे हुए जो ज़राए पैदावार पे काबिज हैं, जो बैंकों के मालिक हैं, जो जमीनों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो सियासत के मालिक हैं, हमें उनकी वारदात का जवाब चपड़ासी की बददयानती से नहीं देना चाहिए। ठीक है, चपड़ासी इसलिए बददयानत है कि ऊपर बैठे हुआ बददयानत है। सही है, उसने यहाँ पे वो कंडीशंस पैदा कर दी हैं कि बददयानती के बगैर आपको रोटी नहीं मिलती। वो ऊपर जो वारदातिया बैठा हुआ है उसका जवाब मैं चपड़ासी से नहीं ले सकता, क्योंकि चपड़ासी को मैंने वो जिंदगी दी है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे तो रोटी नहीं खाओगे। ठीक है, और जरा उत्ते बैठे हैं चोर, जवाब के लिए हम तारीख में हर दलील ले आएंगे। मैं बड़ी लंबी बात की आपने, मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे, एक 30 सेकंड दे दे। जी जी प्लीज। ये लोग जो हमारी डेस्टिनीज के मालिक हैं, ये इस मुल्क में सड़कें तोड़ के दोबारा बनानी शुरू कर देते हैं क्योंकि ठेके में से पैसे खाने होते हैं। मेरे घर के बाहर सड़क टूटी, मुझे शायद यहाँ होटल में जाना पड़ जाए, वो कहते नहीं थोड़ी तो मशीन भी पुट कर ले जाएंगे जो मैंने अपने पैसों से लगवाई। मैं जाती बात नहीं करना चाहता। सवाल ये है कि मैंने सेहत का अपना ख्याल खुद रखना है, मैंने घर का ख्याल खुद रखना है। ये वारदाती फराडिये जो ऊपर आके बैठते हैं वोट के नाम पर, जमहूरियत है और एक हमारे पास आइन भी है। मैं क्या करूं आइन का? आइन से अंडा तल के देगा मुझे कोई? जब मेरे राइट्स नहीं देते आप और हम ये कहते हैं क्योंकि यहाँ का चपड़ासी बददयानत है लिहाजा पीएम साहब आप सारा मुल्क लूट के खा जाए। सही है। नो, इस वारदात को हमें कम से कम इतना तो पर हमारा कर्ज है इसका कि हम ये बताएं ओए फराडिये गजे और इन्होंने प्रमोट करने वाले और इन्हों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी फराडिये गए। बस इतनी बात है, वरना क्या है, हमारा क्या है भाई, इतनी सी बात है। सॉरी, सही हो गया। काजी साहब वैसे तो हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन सर का ये नसरुल्लाह साहब आपसे सवाल है कि काजी साहब ने तो एक अपना गिला बता दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो ठीक ही फरमा रहे हैं कि ये तो ऊपर से करप्शन आ रही है, फिर चाहे पनामा लीक्स हो, हुदैबिया पेपर का इशू हो, कुछ भी हो। मैं बसद एहतराम काजी साहब की खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, जो आज इंडस्ट्रिस्ट हैं, आज से 25-30 साल पहले वो मजदूर हुआ करते थे। उनको ये कहा देता होगा। मेरी गुजारिश सुन लें, जो आज चपड़ासी है उसका बेटा डीसी बनता है वो भी करप्ट होता है, इसलिए कि करप्शन आपकी सोच में शामिल होती है, उसका किसी दौलत से या किसी छोटे ओहदे से या बड़े ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने करप्शन और बददियानती और जुल्म के निजाम को खत्म करना है तो आपको निचली सतह से लेके ऊपर तक ये कहना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, जब वोट लेने वाले लोग आते हैं या जो हमारे वोट इलेक्शन करवाने वाले होते हैं, वो किसी सोसाइटी से बाहर से आते हैं, इसी पाकिस्तान से आते हैं ना। आपके मेरे अजीजों कारब दोस्त भाई, किसी का कजन, किसी का चाचा, किसी का मामा, ये कहाँ से आए हुए लोग हैं? अफ्रीका से आए हैं या हिंदुस्तान से उठ के आ गए? पाकिस्तान के लोग ही है ना। करप्शन जब मैयार बन जाए छोटे अफसर से लेके बड़े अफसर तक, हुक्मरानों तक, फिर ये सोच ऐसी डेवलप हो जाती है। और जिनके बारे में आज हम कहते हैं जी बड़े बड़े सियासतदान बन गए, भी तो करना है ना, इसको सिर्फ डिस्कस थोड़ी करना है। मैं गुजारिश वो करना चाहता कि जो काजी साहब अभी बात कर रहे थे, बड़े बड़े सियासतदान है, काजी साहब भी बड़े बखूबी वाकिफ हैं। आज से 20 साल पहले साइकिल भी हुआ करते थे, तब भी करप्ट थे, आज भी करप्ट है। अगर तब उनकी करप्शन हो ना करते तो आज बड़े करप्ट ना बनते। ये जो हम इख्तियारात का रुपया घूमता है ना, इसमें एक ही बुनियाद होती है, जिन कौमों ने तरक्की की उसने करप्शन को टारगेट किया, उसने कौमों की
ट्रेनिंग की, तरबियत की, स्कूलों से, घरों से, फिर एक अच्छी नस्ल तैयार होती है। ये जो हम कह देते हैं कि हुक्मरान ऊपर से ठीक हो जाए, नीचे से सोसाइटी खुद ब खुद ठीक हो जाती है, हुक्मरान बनते ही निचली सोसाइटी से। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। काजी साहब, आपसे पूछती हूँ, सर ने कहा कि हुक्मरान तो बनते ही सोसाइटी की वजह से। अब अगर सोसाइटी किसी को वोट देती है, 8 फरवरी का जो एक धांधली का शोर मचाया जाता है, लेकिन फॉर्म 47 पे कोई और आके क्लेम करते हैं, जैसे पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो फिर इसमें क्या होगा? अगर किसी सोसाइटी ने किसी को वोट दे दिया लेकिन हुकूमत कोई और आ गई। आप भी साबित कर रहे हैं, मलिक साहब से तो हम सीखते हैं भाई हमारे। जब गुफ्तगू क्या होती है, वो कहते हैं ए बड़ा चोर है, कहते नहीं मैं छोटा चोर, तू बड़ा चोर है। कभी आपने गुफ्तगू मीडिया में सुनी इनके आपस में? इसमें ये नहीं होता कि मैं साफ हूं। वो कहते यार मैं घट गंदा, मैं कम गंदा हूं, तुम ज्यादा गंदे हो। बिल्कुल। तुमने ये किया, कहना तुमने भी तो ये किया, सही हो गया। तुमने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, तुमने भी ये किया। ये म्यार है गुफ्तगू का। और बात सुने, जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं। जो मैंने कह चुका हूं कि जो ज़राए पैदावार पर काबिज लोग हैं, जो सियासत पर काबिज लोग हैं, वो वारदात करेंगे तो चपरासी भी करेगा। ये नीचे से कोई नहीं ठीक होनी, ना कोई ऐसी गोली है हम गोली देंगे और सोसाइटी नेक होकर पैदा हो जाएगी। हमें ऊपर बैठे हुए चोरों को जूतियां मार के तारीख के कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उनकी मिसालें बनानी पड़ेगी। सही हो गया। कोई वारदात न करे, अवाम की अमानतें जो हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। सर, आपको पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह साहब, आपसे सवाल करूंगी कि देखें कमेटियां तो बन गई हैं, कल 11:30 बजे ये लोग इकट्ठे भी बैठेंगे। बात यह है कि क्या अगर कल को बानी पीटीआई मुज़ाकरात से कह देते हैं, जैसे कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी यू टर्न मार लेते हैं, या उनके मुज़ाकरात का जो एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, 9 मई और 25 नवंबर की जो जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, अगर ये उनके कंडीशन नहीं मानी जाती तो फिर क्या होगा? मेरा जाती ख्याल है मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब की ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि उनके मुकदमात खत्म किए जाएं। उनके ठीक हो, ये सारी बाकी कहानियां होंगी। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके मुकदमात खत्म किए जाएं, सियासी हैं या जो भी वो समझते हैं जायज है नाजायज हैं, उन्हें जो है बाहर आने दिया जाए। सही है। और फिर उन्हें सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करने दिया जाए। अब ये ना हुकूमत के लिए काबिल कबूल है, ना इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है। ठीक है, इसलिए कि 9 मई के बाद की जो वाकयात है, सिर्फ 9 मई नहीं है, 9 मई के बाद पीटीआई का जो तसलसल के साथ बयानियां हैं वो आपकी फौज पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। उस पर वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, तसव्वुर कीजिए, आपके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अगर बात की गई तो वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने खुशी के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इससे आप समझिए कि मामला कहाँ अटका हुआ है। फिर ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात जो की जा रही है कि हुंडी के जरिए पैसे भेजें। पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो IMF के कर्जों पे चल रहा हो, जिसको आलमी मालियाती इदारों के साथ डील का सामना हो, वहां अगर ये आवाज उठे कि हम हुंडी के जरिए पैसे भेजेंगे तो मुल्क की इकानमी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सर, ये सिविल नाफरमानी पहले भी तो हुई थी, तब भी नाकामी हुई। आपको लगता है कि अभी दोबारा करके भी नाकाम होंगे? उसकी नाकामी एक अलग बहस है। उसकी डिमांड करना, उसके लिए कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ के रास्ते बंद करती है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया गया? यानी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आए दिन नया केस, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, फिर अदालतों से रिलीफ मिलता है, फिर एक नया केस आ जाता है। जिस दिन बुशरा बीबी ने रिहा होना होता है उस दिन दोबारा केस बन जाता है। ऐसे केसेस इनके जमाने में लोग भुगत चुके हैं। ठीक है, किसी ने सिविल नाफरमानी की मतलब कि फिर ये सिलसिला चलता रहेगा कि आज आपकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, और कोई भी माफ करने के लिए आगे नहीं आएगा। सियासी एहतजाज, पॉलिटिकल उनकी कोशिशें, पार्लियामेंट के अंदर किरदार वो जरूर होना चाहिए, लेकिन जब रियासत को, मुल्क को नुकसान पहुंचता हो, वहां सियासी जमातों को अवॉइड करना चाहिए। उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां मुल्क के आम आदमी का भी नुकसान होगा। पहले से हमारी मैशत जिसका जिक्र हम करते रहते हैं, काजी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी तो मर रहा है। चले फर्ज करें कल IMF से भी पैसे नहीं मिलते तो आप क्या करेंगे? कल आपके सारे मालियाती इदारे आपके ऊपर कदम लगा देते हैं, आप क्या करेंगे? जो ईरान के बारे में बात करते हैं ना, ईरान ने पाबंदियां भुगती, उन्होंने ईरान जाके देखा नहीं कि ईरान की हालत क्या थी।
कितने की रोटी मिलना शुरू होगी। सही सही हो गया। काजी साहब आपसे सवाल करूंगी कि देखिए मुज़ाकराती कमेटी तो बन गई है, कल 11:30 बजे इकट्ठे बैठ भी जाएंगे। अब एक तरफ से सिविल नाफरमानी की तलवार है, दूसरी तरफ से अतात आरर जो है वो मुसलसल तनकीद किए जा रहे हैं। आपने तो पहले नामायूसी जो अब नाउमीदी थी, एक मायूसी का आलम था, आपने शो कर दिया। अब बन तो गए हैं, अब कुछ तो होगा। इस पे आप क्या कहते हैं कि ये सिविल नाफरमानी और ऊपर से जो तनकीद है? मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। मुझे मेरी रियासत ये बता दे कि 5 या 7 बिलियन डॉलर हम ले रहे हैं IMF से और पाकिस्तान से बाहर लोगों को कह रहे हैं यार हुंडी के जरिए ना भेजें। बिल्कुल ठीक है, ये 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में किसने खरीदी है पिछले साल? ठीक है मुझे आप एक बात बताएं ना, हम टके टके के लिए जलील हो रहे हैं। IMF के सामने इसहाक डार साहब ऐसे बैठे होते हैं जैसे हेडमास्टर के आगे बच्चा बैठा होता है छोटा सा। सही है भाई, तुमने 24 प्रोग्राम किस चक्कर में लिए? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के हैं। वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी भी करता है, कत्ल कराता है कनाडा में जाके, उसको पूछता कोई नहीं है। हम धक्के जलील हो रहे। क्यों जलील हो रहे? क्योंकि ये हमारे हुक्मरान इतने छोटे और इतनी इशराफिया, इतना छोटी सोच है इसकी कि ये पता नहीं क्या समझते हैं पैसे कमाई जो और कितने की करना ये हो रहा। क्या सिविल नाफरमानी से मुल्क को कुछ हासिल होगा या PTI को कुछ हासिल होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। सिविल नाफरमानी सिर्फ एक वजह से होनी चाहिए जी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से लेके 40 तक मेरे कुछ राइट्स हैं। उसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में ऐसा नहीं देने। वहां 38D में लिखा हुआ है कि अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं इस रियासत में और कोई काम ना कर सकूं तो रियासत मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है। वहां 25A कहती है कि जो 16 साल का बच्चा है उसको मुफ्त तालीम, म्यारी और मुफ्त तालीम देनी है 16 साल की उम्र तक। तो बात करता है ठेके लाई जा रहे ने, सड़क तोड़ी जा रहे ने, बढ़ाई जा रहे। PM CM आता है वो कहते हैं ये भी सड़क तोड़। बड़ी तरक्की हो रही है क्योंकि असल माल वारदात उधर है। जाके पूछ ले किसी ठेकेदार से पूछ ले कि खेल क्या चलता है। तो बात यह है कि हमें हमारे राइट दो जो आइन में लिखे हुए हैं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, देते हो। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपका और काजी साहब आपका भी। नाजरीन, इनकी गुफ्तगू से तो यही लगता है कि मुज़ाकरात से कोई मसाइल का हल नज़र नहीं आ रहा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।